guys, welcome to the second class of the first chapter. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली मल्टीमीडिया एंड मल्टीमीडिया के अंदर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है बिट मैप इमेजेस. सो बिट मैप इमेजेस बेसिकली एक इस तरह का सिस्टम है जिसके अंदर जो आपकी पिक्चर होती है, जो आपकी इमेज होती है वो पिक्सल्स के थ्रू रिप्रेजेंट होती है. सो पिक्सल्स जो हैं दे आर बेसिकली द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ पिक्चर और ऑफ एन इमेज. ठीक है ना. अब जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट सेकंड चीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड एज बिट डेप्थ. बिट डेप्थ का मतलब है कि जो एक पिक्सल है ये कितने कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है ना. सो द हायर द नंबर ऑफ बिट्स, the higher number of bit depth, the higher the number of colors that it can produce. Let's say bit depth 4 है तो 2 raised to power 4 which basically mean 16 colors represent कर सकता है. ठीक है ना. और एक एवरेज पिक्चर जो होती है उसके अंदर 8 बिट की जो है हमारे पास क्या कहते हैं बिट डेप्थ होती है which basically mean 256 combinations. ठीक है ना. जो ट्रू कलर होते हैं उसके अंदर बेसिकली 3 बाइट्स यानी कि 24 बिट्स जो होती हैं उसकी जितनी हमारे पास बिट डेप्थ होती है, जिसका मतलब है मोर देन 1 मिलियन जो आप कलर्स है वो उसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. और ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कलर डेप्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्वालिटी ऑफ द इमेज बिकॉज आप उतने ही नंबर ऑफ कलर्स और उतनी शार्पनेस उस पिक्चर को दे सकते हो. ठीक है ना. द सेकेंड थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ इमेज रेजोल्यूशन. ठीक है ना. सो हम लोग इमेज रेजोल्यूशन पे जाते हैं. इमेज रेजोल्यूशन का मतलब है कि लेट्स से आपके पास ये इमेज है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स आपकी लेंथ के अंदर है और कितनी आपकी डेप्थ के अंदर है. लेट्स से यहाँ पे 200 है एंड यहाँ पे 100 है. ठीक है ना. सो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल होंगे 100 इंटू 200 दैट इज़ 20,000. ठीक है ना. एंड जितनी ज़्यादा आपकी इमेज रेजोल्यूशन होगी विच मीन जितने ज़्यादा आपके ये जो नंबर है ये जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी पिक्चर होगी बिकॉज इसका मतलब है कि एक कम एरिया के अंदर बेसिकली उतने ही ज़्यादा हम लोग के पिक्सल्स आ रहे हैं विच मीन द शार्पनेस ऑफ द पिक्चर विल इंक्रीज बाय लॉट ऑफ मार्जिन. ठीक है ना. दूसरी चीज़ जो इसके अंदर आती है दैट इज़ स्क्रीन रेजोल्यूशन. सो स्क्रीन रेजोल्यूशन का मतलब यह है कि आपने एक तो इमेज रेजोल्यूशन कर ली ना, बट स्क्रीन रेजोल्यूशन का मतलब आपके पास एक मोबाइल है जिसके अंदर आपके पास कैपेसिटी है टू हैव 50 पिक्सल्स ऑन द क्या कहते हैं ऑन द लेंथ एंड ऑन द विड्थ साइड के ऊपर आपके पास लेट्स से 20 पिक्सल्स की है. ठीक है ना. सो दिस मीन्स द टोटल ऑफ 1000 पिक्सल जो आप इसके अंदर आ जाएंगे. अब क्या इस स्क्रीन के ऊपर हम लोग ये जो इमेज है इसको बना सकते हैं? उसका आंसर है नहीं, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी लेंथ पे 50 पिक्सल्स की है और यहाँ पर 100 पिक्सल्स हैं एंड द मैक्सिमम ऑन द विड्थ साइड इज़ 20 जबकि यहाँ पे 200 है विच मीन कि ये पिक्चर इसके ऊपर पोर्ट्रे नहीं हो सकती. बट ये तो चलो एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें विड्थ और लेंथ जो है वो दोनों ही कम है, इस वजह से शो नहीं हो रही. नाउ लेट्स से हमारे पास एक इस तरह का स्क्रीन हो, दिस इज़ अ स्क्रीन जिसके अंदर हमारी लेंथ साइड जो है दैट इज़ लेट्स से 200 पिक्सल्स एंड जो हमारी विड्थ साइड है दैट इज़ जस्ट 50 पिक्सल्स. ठीक है ना. बल्कि इसको 300 कर लेते हैं या फिर इसको वैसे 500 भी कर सकते हैं. मैं आपको बताता हूँ मैं इस तरह कर क्यों रहा हूँ. सो 500 इंटू 50 दैट इज़ 25,000. अब 25,000 जो है वो 20,000 से ग्रेटर है जिसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ पिक्सल स्क्रीन के अंदर ज़्यादा है. मगर क्या हम ये वाली जो पिक्चर जो हमने ऊपर देखी है क्या हम इसको नीचे स्क्रीन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो उसका आंसर है नहीं. उसका रीज़न ये है कि आप जब विड्थ की तरफ देखते हो इस साइड के ऊपर तो 500 पिक्सल है एंड द पिक्चर इज़ 100 पिक्सल विच मीन कि विड्थ तो इसके ऊपर आ जाएगी पूरी. बट जब आप लेंथ पे देखते हो तो यहाँ पे 50 पिक्सल्स की आपके स्क्रीन के ऊपर जो है गुंजाइश है और 200 जो है वो पिक्चर की विड्थ है विच मीन कि ये पिक्चर विड्थ साइड के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगी. इसके बाद जो अगली टर्म आती है दैट इज़ पिक्सल डेंसिटी. पिक्सल डेंसिटी का मतलब ये होता है दैट नंबर ऑफ पिक्सल्स पर यूनिट एरिया
एंड इसका जो बेसिकली कह लो एसए यूनिट है दैट इज़ पिक्सल्स पर स्क्वायर इंच, ठीक है ना। एंड विल सी कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब आपको एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है दैट एक स्क्रीन जो है उसका जो साइज़ है वो 5.5 इंचज़ है, ठीक है ना। एंड उसकी जो पिक्चर स्क्रीन रेजोल्यूशन है दैट इज़ 1920 टू 1080 पिक्सल्स, ठीक है ना। सो आपने निकालना है कि पिक्सल्स पर यूनिट इंच या फिर पिक्सल डेंसिटी इसकी क्या है। नाउ थिंग टू रिमेंबर हेयर इज़ दिस पार्ट दैट 5 इंच स्क्रीन का मतलब क्या है, इसने तो भाई लेंथ के साथ विड्थ ही नहीं है, बट एक जो स्क्रीन होती है उसकी जो क्या कहते हैं साइज़ होता है दैट इज़ द डायगनल विच मीन द 5.5 इंच इज़ बेसिकली द डायगनल। तो हमारे पास लेंथ और विड्थ नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम किस तरीके से निकालेंगे कि आपकी पर यूनिट इंच जो है वो क्या होगी पिक्सल डेंसिटी। वो हम इस तरीके से निकालेंगे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला लगाएंगे विच मीन 1920 जो कि लेंथ और विड्थ का पिक्सल्स का स्क्वायर है उसका हम अंडर रूट ले लेंगे। सो इस केस में हम लोग को ये मिलता है 4852800, ठीक है ना। सो दीज आर द नंबर ऑफ पिक्सल्स जो हम लोग को इसके डायगनल एरिया के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना। सो अब इसके डायगनल एरिया के अंदर हम लोग इसको स्क्रीन साइड से डिवाइड कर देंगे। सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत हूँ इन द कैलकुलेशंस। इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2202.907 पिक्सल्स, ठीक है ना। और क्योंकि हम लोग ने निकालना है पर यूनिट इंच तो हम लोग इसको करेंगे 2202.907 divided by 5.5 inches and that would give us 401 that would give us 401 pixel per square inch, ठीक है ना। एंड मगर हम लोग इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास एक स्क्रीन है जो कि 4 इंचज़ वाइड है एंड 2 इंचज़ लॉन्ग है, ठीक है ना। एंड अगेन 1920 एंड 1080 पिक्सल जो है ये इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन है, मगर इसमें हमें डायगनल नहीं दिया। तो अब हम कैलकुलेशन किस तरह करेंगे। सो हम टोटल एरिया ऑफ द स्क्रीन निकालेंगे विच इज़ 4 × 2 दैट इज़ 8 स्क्वायर इंचज़ एंड देन हम लोग जो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास पिक्सल्स आ रहे हैं विच इज़ 1920 टू 1080 उसको डिवाइड कर देंगे 8 से एंड दिस वुड गिव अस पिक्सल्स पर स्क्वायर इंच, ठीक है। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है बट आपने कंफ्यूज नहीं होना। इस केस के अंदर हम लोगों ने सिर्फ इसलिए किया था बिकॉज इसके अंदर डायगोनल दिया हुआ था तो ये वाली कैलकुलेशन करनी पड़ी थी, वरना नॉर्मल कैलकुलेशन इस तरीके से करते हैं अगर उसने हमें लेंथ और वो टोटल दी होगी। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि बेसिकली पिक्सल डेंसिटी है क्या, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स इन अ स्क्रीन ओवर द साइज ऑफ द स्क्रीन इन स्क्वायर इंचज़। अच्छा, सो द लास्ट थिंग इन दिस बिट मैप इज़ कि आपने साइज़ किस तरह फाइंड करना है। एक इमेज जो आपकी फ़ाइल के तौर पे सेव होती है कंप्यूटर में उसका साइज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसका साइज़ कैलकुलेट करने का बहुत तरीका है। इसमें स्क्रीन रेजोल्यूशन नहीं इस्तेमाल होगी, इसमें जो इस्तेमाल होगा वो पिक्चर रेजोल्यूशन होगी, ठीक है ना। तो स्क्रीन रेजोल्यूशन नहीं इस्तेमाल होगी एंड पिक्चर रेजोल्यूशन दैट वाज इमेज रेजोल्यूशन वो इस्तेमाल होगी, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना है। स्क्रीन रेजोल्यूशन सिर्फ इसके अंदर इस्तेमाल हो रही थी बिकॉज हम स्क्रीन का क्या कहते हैं पिक्सल्स पर स्क्वायर इंच निकाल रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब साइज़ की बात आती है तो साइज़ के अंदर बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। वी विल सी का टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल हम किस तरह निकालते हैं। लेट्स से हमारे पास 1020 एंड 1000 पिक्सल और बिट डेप्थ लेट्स से हमारे पास है 5 बिट्स की, तो हम लोग इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज़ द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द विड्थ इंटू टोटल नंबर ऑफ पिक्सल इन द हाइट इंटू टोटल नंबर ऑफ बिट डेप्थ। और इससे हम लोग की बेसिकली आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ बिट्स दैट आर रिक्वायर्ड to store the file, basically the size of the file. So that would make it 1020 into 5 and then
मेरे पास कैलकुलेटर इस टाइम है नहीं, सो आई डोंट नो, बट ये टोटल नंबर ऑफ बिट्स होंगे टू सेव दैट फाइल। ना अगर आपने इस बिट्स को बाइट्स में करना है तो आपने इस नंबर को विच इज़ 1020 एंड 011 इसको डिवाइड बाय 8 कर देना है। दिस वुड गिव यू एन आंसर इन बाइट्स, ठीक है ना। एंड अगर आपने बाइट से मे बी बाइट्स पे जाना है तो आपने इसको ये जो नंबर आपका आ रहा होगा 1 2 3 4 5, इसको आपने डिवाइड कर देना है 1024 के स्क्वायर से। अगर आपको याद हो तो हमने आखिरी जो हमारा चैप्टर था, जो हमारा आखिरी पार्ट था, उसके अंदर चीज़ डिस्कस की थी कि किस तरीके से आप कन्वर्जन्स करते हो। ये कन्वर्जन्स जो हैं वो आपको आनी चाहिए बिकॉज प्रैक्टिकल एग्जांपल्स वहाँ पे आ सकती हैं। तो मे बी बाइट में जाने के लिए 1024 इंटू रेज टू पावर 2 से हम लोग डिवाइड करते थे एंड मे बी बाइट्स के अंदर आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। Okay, so now comes the second part which is vector graphic images. So vector graphic images और bitmap images के differences ये हैं that you have to read, मगर यहाँ पे मैं explain भी कर दूँगा। So vector graph images जो होती हैं वो basically bit से नहीं बनी होती, they are basically physical shapes जिसके थ्रू हम इमेज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स हमें कार बनानी है तो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है ना, 2 सर्कल बनाएंगे, ठीक है ना, एक और रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है ना। दिस इज़ हाउ वेक्टर इमेजेस फॉर्म्ड, ठीक है ना। सो इसका फ़ायदा क्या, अगर हम लोगों ने इतनी सिंपल सी बेसिक सी इमेज बनानी है तो इसका फ़ायदा क्या है। सो इसका फ़ायदा बेसिकली ये है कि ये स्टोरेज बहुत कम लेती है, विच मीन्स कि इसका जो साइज़ है वो बहुत कम होता है। सो लेट्स से अगर आपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड करनी है कोई इमेज या कोई लोगो है तो वो आप इसके थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसका क्या फ़ायदा होगा कि वो लोड जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना, ये फ़ायदा है। एंड अगर आपने इसको बेसिकली ऑल्टर या एडिट करना है, ठीक है ना, सो आपको हर चीज़ को सेपरेटली रिमूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको जो आपने ऊपर रेक्टेंगल बनाया है इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको लेट्स से टायर है तो टायर रिमूव करना पड़ेगा, दूसरा रिमूव करना पड़ेगा सर्कल, एंड देन यू हैव टू बेसिकली ड्रॉ द न्यू थिंग्स। लेट्स से यहाँ पे स्क्वायर हम लोगों ने लगाने हैं तो हम लोग बाद में इस तरीके से लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि ये फाइल साइज़ बहुत छोटा रखती है, ठीक है ना। एक और जो चीज़ इसके अंदर याद करने वाली विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ वेक्टर हेडर, ठीक है ना। वेक्टर हेडर जो होता है वो स्टोर करता है कि वेक्टर के अंदर बेसिकली उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो वेक्टर हेडर है उसे बेसिकली हम लोग ड्राइंग लिस्ट भी कह सकते हैं। सो ड्राइंग लिस्ट जो होती है वो चंद चीज़ें स्टोर करती है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है बेसिकली हर जो उसकी क्या कहते हैं ग्राफिक इमेज को बनाने के लिए ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है उसके लिए जो कमांड है उसको स्टोर करती है। सेकंड चीज़ है वो एट्रीब्यूट स्टोर करती है इन सारी शेप्स के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यहाँ पे ऊपर एक क्या कहते हैं ये बनाया है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का सेंटर क्या है, उसकी बेसिकली पोजीशन, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, एंड सेम गोज़ फॉर द स्क्वायर, उसका सेंटर, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी हाइट, ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली उसके अंदर स्टोर होती हैं, ठीक है ना। सो रिलेटिव पोजीशन भी उसके अंदर स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल इसके ये जो बड़ा रेक्टेंगल है और स्क्वायर के बीच का डिफरेंस, सो रिलेटिव पोजीशन का मतलब होता है कि एक शेप के दूसरी शेप के अंदर का जो डिस्टेंस है या उसके रिलेटिवली वो कहाँ पर क्या कहते हैं मौजूद है, उसको बेसिकली स्टोर करती है, ठीक है ना। तो जब आप स्केल अप करते हो, अच्छा वेक्टर ग्राफिक के दो बेसिकली फ़ायदे हैं, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। द फर्स्ट वन इज़ स्मॉल साइज़ एंड द सेकंड वन इज़ दैट जब इसको आप स्केल करते हो ना, मतलब इसको बड़ा करते हो या फिर छोटा करते हो, तो ये पिक्सेलेट नहीं होती, मतलब ये अपनी जो शेप है उसको मेंटेन करती है, अपना जो क्वालिटी उसको मेंटेन करती है। जब आप एक बहुत छोटी सी बिटमैप इमेज लेते हो ना जिसके अंदर इतने पिक्सल हैं लेट्स से, और आपको उसको इतना बड़ा करते हो, रीशेप करते हो, तो पिक्सेलेट हो जाती है। आपने देखा होगा कि आपने मोबाइल पे अगर कोई जूम करते हो इमेज तो कुछ टाइम बाद वो फट जाती है, दैट इज़ बेसिकली पिक्सेलेशन। तो वेक्टर ग्राफिक के अंदर ये जो है मसले नहीं आते। एक क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है वो बेसिकली यही है कि वेक्टर
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आ सकता है कि आपको ड्राइंग लिस्ट में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, फिर आपको आ सकता है कि बेनिफिट्स क्या हैं वेक्टर ग्राफिक के, एंड द थर्ड वन इज़ कि वाई वेक्टर ग्राफिक्स है यूज्ड। और वो बेसिकली उसके बेनिफिट्स की वजह से है कि एक तो उसका साइज स्मॉल है एंड दूसरा पिक्सेलेट नहीं करती। तो वो आपसे पूछ सकता है कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, आप उसके अंदर बता सकते हो कि अगर आपने वेबसाइट में अपलोड करना है या फिर आपने किसी इस तरह की चीज़ जगह पे अपलोड करना है जहाँ पे आपका साइज़ छोटा होना चाहिए इमेज का, वहाँ पर कर सकते हो। इसकी डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड जो है वो बहुत कम होगी, ज़ाहिर सी बात है, बिकॉज साइज़ इज़ स्मॉल। अच्छा, सो द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्या कहते हैं टॉपिक इज़ साउंड। साउंड जो है ना वो बेसिकली अगर आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा हो तो वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं इस तरीके के, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो बहुत मैटर करती है। मगर हम लोग जो है कंप्यूटर को ये वेवलेंथ जो है ना इस तरीके से नहीं दे सकते, इट कैन नॉट बेसिकली अंडरस्टैंड द एनालॉग सिग्नल, तो इसको डिजिटलाइज करना पड़ता है, ठीक है ना। अब अगर तो हम इसको सिर्फ 1 और 0 के अंदर डिजिटलाइज करें ना, तो ये बेसिकली अगर जहाँ पे ऊपर जा रहा है वहाँ पे इस तरह देने लग जाएगा, ऐसे 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 इस तरह का प्रोड्यूस करेगा, मगर साउंड की क्वालिटी बहुत गंदी होगी, ठीक है ना। साउंड के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं विच बेसिकली नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ADC। ADC का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है ना। So analog to digital converter is basically used to convert analog signals of sound into digital signals, ठीक है ना। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है व्हाट इज़ दैट इज़ सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि हमारे पास कितनी बिट्स हैं जो कि हमारे इन डिजिटल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। सो हायर द सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, बेटर इज़ द क्वालिटी ऑफ साउंड। आपका साउंड उतना ही क्रिस्पियर होगा अपना क्या कहते हैं डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से यहाँ पर अगर आप देखो ना तो यहाँ पर आपके पास 2⁻1, क्योंकि एक बिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए आपके पास टोटल 2 कॉम्बिनेशंस हैं विच इज़ 1 0, ठीक है ना। 1 और 0 के अंदर हम बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये जो है वाइबल नहीं है, इसके अंदर साउंड क्वालिटी बहुत गंदी आएगी, ठीक है ना। एंड लेट्स से आपके पास 2⁸8 मतलब 8 बिट्स हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, तो 256 डिस्टिंक्ट जो क्या कहते हैं पोजीशंस हैं उसके ऊपर ये बेसिकली रिकॉर्ड करेगा। आगे मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ जो कि इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देगी। अब ये जो इमेज है ना ये बेसिकली आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि किस तरीके से सैम्पलिंग रेजोल्यूशन इफेक्ट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी एक ओरिजिनल वेवलेंथ थी, ठीक है ना। सो दिस वाज द ओरिजिनल वेवलेंथ। अगर आप 2 सैम्पल करते हो विच इज़ अ वेरी स्मॉल वन, तो ये देखें आपके पास सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है जो कि हाईएस्ट पॉइंट है एंड द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है ना। सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को रिकॉर्ड कर सकता है, तो आपकी बिल्कुल भी स्मूथ कर्व नहीं है, ठीक है ना। जब आप इसको बढ़ा के 6 कर देते हो तो आपके पास 6 डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर वो जो है रिकॉर्ड कर सकता है, जो कि एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये है, विच बेसिकली मीन कि आपका कर्व कंपैरेटिवली स्मूदर है, बट अगेन वो इस शेप के अंदर नहीं है। तो आप जब सैम्पलिंग साइज़ को 10 पे कर देते हो तो हमारे पास पॉइंट्स उतने ही ज़्यादा हो सकते हैं जिसके ऊपर रिकॉर्ड कर सकता है, विच बेसिकली मीन ये लेट से 1 के ऊपर कर रहा है, ये 2 के ऊपर कर रहा है, ये 3 के ऊपर कर रहा है, ये -1 के ऊपर कर रहा है या -2 पे कर रहा है, तो आपका कर्व उतना ही स्मूथ हो जाता है। अगर आप इसको 20 पॉइंट्स पे करोगे तो ये और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है ना। इससे हम लोग को एक और चीज़ पता चलती है कि सैम्पलिंग रेजोल्यूशन जितनी हाई होगी ना उतना ही ज़्यादा स्टोरेज या फिर बेसिकली उतना ही ज़्यादा साइज़ ऑफ द फाइल भी होगा, ठीक है ना। सो साइज़ ऑफ द फाइल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। अच्छा, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ बेसिकली सैम्पलिंग रेट। सो सैम्पलिंग रेट जो होता है इट बेसिकली मीन दैट नंबर ऑफ सैम्पल्स पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। एंड वैसे तो अगर आप थोड़ी सी इसकी सेंस बनाने की कोशिश करो तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि इसका इफेक्ट क्या होगा, बट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक लो सैम्पल रेट रखा है, ठीक है ना। मतलब एक बहुत ज़्यादा टाइम इंटरवल बाद आप एक सैम्पल ले रहे हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम इंटरवल के बाद आपको एक पॉइंट मिलता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां एंड 11वां। सो इस पूरी वेव के अंदर 11 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं जो कि आप कैप्चर कर पाओगे, ठीक है ना। वेयर एज अगर आप यहाँ पे जाओ
तो ये तो मैं गिन भी नहीं सकता, बट लेट्स से ये डबल होगा, तो 22 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं जहाँ पे आप सैंपल ले रहे हो, विच मीन के कर्व आपका उतना ही स्मूदर होगा। ये जो आपका पहला पार्ट है इसका कर्व कुछ ऐसा होगा, आई डोंट नो, मैं ड्रॉ भी नहीं कर पा रहा, ऐसा। खैर इसने वैसे स्मूथ कर दिया, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हो रहा है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली यह है कि जो सैम्पलिंग रेट है वो जितना हाई होगा उतनी ही बेहतर साउंड क्वालिटी होगी और उतना ही ज़्यादा साइज़ ऑफ फाइल होगा, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें, सैम्पलिंग रेट एंड द सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, ये जितनी ज़्यादा होगी आपका फाइल साइज उतना ज़्यादा होगा, मगर इससे दो तीन चीज़ें बहुत इम्प्रूव होंगी आपकी। एक तो क्या कहते हैं, बेटर साउंड क्वालिटी होगी, आपकी साउंड में डिस्टॉर्शन कम होगी, आपकी साउंड उतनी ज़्यादा क्रिस्पियर होगी, उस साउंड की एडिटिंग जो है वो कंपैरेटिवली उतनी ज़्यादा आसान होगी। मगर इसके नुकसान ये है कि लार्ज फाइल साइज़ होगा, आपको डाउनलोड करने के अंदर और आपको अपलोड करने के अंदर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल देगा, बिकॉज ज़्यादा टाइम लगेगा और प्रोसेसिंग पावर इसके लिए ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है ना। दीज आर द प्रोज एंड द कॉन्स। आपको इसका आ सकता है कि फ़ाइल साइज़ कैसे निकालना है, इवन तो ये कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, एंड द चांसेस दिस कमिंग इज़ आई थिंक नन। मगर आपने सैम्पलिंग साइज़ को मल्टीप्लाई करना है सैम्पलिंग रेट से, ठीक है ना, एंड उसको मल्टीप्लाई करना है जो टाइम ऑफ द साउंड है, ठीक है ना। सो बेसिकली इसका मतलब है, लेट्स से आपके पास 20 सेकंड लंबी साउंड है, ठीक है ना, सैम्पलिंग साइज आपके पास 4 बिट है एंड सैम्पलिंग रेट है 20 सैम्पल पर सेकंड, ठीक है ना। तो आप इसका साइज़ निकालना चाह रहे हो, मैं थोड़ी सी इसका लॉजिक बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपके 1 सेकंड में वो 20 सैम्पल्स लेता है तो वो 20 सेकंड में कितने लेगा, दैट वुड बी 20 इंटू 20। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ सैम्पल जो कि वो पूरे साउंड के अंदर ले रहा है, और वो एक सैम्पल को 4 बिट में स्टोर करता है। तो 20/20 मतलब 400 को कितने में स्टोर करेगा, सो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, सो दैट वुड मेक अप 1600 बिट्स, ठीक है ना। सो ऑफिल इसका लॉजिक आपको समझ आएगा कि बेसिकली हम साइज इस तरह निकाल क्यों रहे हैं। ओके, सो ये की डेफिनेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड रिमेंबर देम, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकती हैं। मैं आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इन सारों को याद कर लें, एंड कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड, ठीक है ना, कि आप टॉपिकल पास्ट पेपर्स लें, और टॉपिकल पास्ट पेपर जो है उनको प्रैक्टिस करें आफ्टर डूइंग एवरी टॉपिक, बिकॉज ऑनेस्टली इट हेल्प मी लॉट ड्यूरिंग माई ए लेवल्स। और आई थिंक ये आपका पेपर 1 और जो पेपर 3 होता है ए लेवल्स का, उसके अंदर आपको गारंटी ग्रेड दे सकता है। सो डू प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स, एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है सो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, आई विल श्योरली आंसर यू। थैंक यू।